हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम योर फैकल्टी फॉर सी सेट। और अभी जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक चल रहा है उसमें आप जो पिछले वीडियो देख के आए हैं कि जिसमें मैंने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दिया था सी सेट का, प्लस यूनिवर्सल रूल्स क्या होते हैं पैसेजेस से डील करने के, प्लस जो टेल वर्ड्स जो होते हैं उस पर स्पेसिफिक फोकस रखते हुए अजम्पशन, इन्फ्रेंस, इम्प्लीकेशन, मैसेज, क्रक्स, कोरोलरी, अंडरलाइंग टोन, मेन आइडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी जो टेल वर्ड्स होते हैं उससे कैसे डील करना हमने वो जाना था। और हमने अजम्पशन से जुड़े पैसेजेस देख लिए। आज जो हम जिस टेल वर्ड पे फोकस रखने वाले हैं वो है इन्फरेंस। और हम इन्फ्रेंस वाले पैसेजेस से आज डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि हो सकता है कुछ लोग का ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा और कुछ लोग पहले भी देख चुके होंगे। जिनका ये मेरा फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हैं जो लोग, उनके लिए मुझे ये अजम्पशन एक्सप्लेन करना जरूरी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अजम्पशन अगर आपको समझना है तो इन्फ्रेंस के साथ में, सॉरी, इन्फ्रेंस आपको समझना है तो अजम्पशन के साथ में, या अगर अजम्पशन समझना है तो इन्फ्रेंस के साथ में। तो मैं अजम्पशन और इन्फ्रेंस दोनों को साथ में समझाता हूँ, तो कुछ चीज़ें फिर से रिवाइज होगी। तो मेरा मानना है आप लोग का रिवीजन ही हो जाएगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, इन्फ्रेंस के पैसेजेस से डील करना है तो इन्फ्रेंस होता क्या है और अजम्पशन क्या होता है ये जानना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अजम्पशन अर्थात कि एक मानी हुई बात अर्थात आपने अज्यूम कर लिया, आपने कुछ भी अपना एक बिलीफ सिस्टम बना लिया। तो अजम्पशन इज नथिंग बट योर बिलीफ सिस्टम। अब इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल दिया मैंने बिलीफ सिस्टम। देखिए, आपने कुछ भी अज्यूम कर लिया, हो सकता है वो आगे जाके सही साबित हो, वो गलत भी साबित हो सकता है क्योंकि उसके पीछे कोई इतना प्रॉपर आधार नहीं है। उदाहरण, वो आपके बिलीफ सिस्टम से आता है। उदाहरण के तौर पर मैं ये एग्जांपल हमेशा देता हूँ, मेरे पिछले वीडियोस में भी यही एग्जांपल्स दिए हैं कि आप कहीं पर गए और आपने किसी पुरुष या स्त्री को देखा, उसको बॉडी लैंग्वेज देख करके या आपने उसका रहन सहन, उसके कपड़े इत्यादि देख करके सोचा कि ये तो काफ़ी पढ़े लिखे इंसान लग रहे हैं। हो सकता है वो सिर्फ 10th पास ही हो और आपको लग रहा है कि एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होंगे ही। तो आपका ये बिलीफ सिस्टम आगे जाके सही भी साबित हो सकता है और गलत भी साबित हो सकता है। तो वो होता है आपका एजम्पशन। ये मैं बहुत बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ मेरे पिछले वीडियोस में। इन्फ्रेंस क्या होता है? इन्फ्रेंस हमेशा एविडेंस बेस्ड होता है, फैक्ट बेस्ड होता है, लॉजिकल होता है। ना तो अजम्पशन में आपको कोई बात ओपनली बोली गई होती है और न ही इन्फ्रेंस में आपको कोई बात ओपनली बोली गई होती है, लेकिन आप अपने लॉजिकल माइंड को अप्लाई करते हैं और इन्फर कर पाते हैं कि एक्चुअली यहाँ चल क्या रहा है। तो उदाहरण देके समझाता हूँ तो आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे कि आप, कोई लेडी खड़ी है, आपने उसको देखा और आपने सोचा अपने 30s में लग रही है, मैरिड तो होगी ही या वो मैरिड होगी, आपने ये अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब आपका वो अजम्पशन सही भी साबित हो सकता है, गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो ये है, आप दावे के साथ कह ही नहीं सकते वो विवाहित है या नहीं है। उदाहरण के तौर पर अब इन्फ्रेंस कहां से आता है? इन्फ्रेंस मैंने बताया था, कोई ना कोई, जैसे पैसेज से आप डील करेंगे तो पैसेज में कोई ना कोई ऐसा फैक्ट, कोई ना कोई ऐसा उस और इशारा होगा कि जिससे आप ये समझ जाएंगे कि एक्चुअली पैसेज से हम ये इन्फर कर पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया था कि वो जो स्त्री है उसे देखकर आपको ये लगने लग गया कि वो मैरिड है। ये आपका एजम्पशन। इन्फ्रेंस कहां से आता है? अब वो स्त्री है, आपने उसके हाथ में देखा वो चूड़ा पहनकर खड़ी है, तो जैसे ही उसके हाथ में आपने चूड़ा देखा तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि वो मैरिड है। जिन्हें चूड़ा नहीं समझ में आता, मांग में सिंदूर भरा हुआ दिखा, आपको तुरंत अंदाजा आ जाएगा, ओह शी इज मैरिड, वो ऑलरेडी विवाहित है। तो मुद्दे की बात यह है कि आपको इतना समझ में आ जाएगा कि भाई वो मैरिड है। कैसे समझ में आया? मांग में सिंदूर देख के। क्या वो स्त्री आपको बोलने के लिए आई? नहीं, लेकिन आपने एक एविडेंस देखा, कुछ ऑब्जेक्ट देखा, तो उससे आपने लॉजिकल माइंड अप्लाई किया और उससे आप ये इन्फर कर पाए। तो अभी आपका अजम्पशन नहीं रहा, ये आपका इन्फ्रेंस हो चुका है। गॉट इट? अब आते हैं एक और एग्जांपल। मैंने आपको बताया था कि पैसेज में, देखिए, जो अजम्पशन होता है उससे स्टेटमेंट आता है। तो ऑथर का बिलीफ सिस्टम क्या है ये जानना है, तो आपको उसके अजम्पशन क्या रहे होंगे ये जानना रहता है, एक्सक्यूज मी। और इन्फ्रेंस में पैसेज में उस और कोई ना कोई इशारा होता है, कुछ ना कुछ पैसेज में ऐसा लॉजिकल फैक्ट, कुछ एविडेंस ऐसा दे के रखा होता है, बट बिटवीन द लाइंस। तो आप उससे ये इन्फर कर पाते हैं अपने लॉजिकल माइंड को अप्लाई करके कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। अभी अजम्पशन और इन्फ्रेंस का एक और एग्जांपल दूंगा। एक बार एक लड़का जो है अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है, पिताजी पिताजी बुलेट दिला दीजिए। तो पिताजी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, पड़ोसन की लड़की को देख, बस से जाती है। तो बच्चा बोलता है, अरे पिताजी यही तो देखा नहीं जाता। तो आप में से जिन्होंने फर्स्ट टाइम में सुना है, पहले भी सुना है तो अच्छी बात है, अगर फर्स्ट टाइम सुना है तो आपको चेहरे पे एक स्माइल आई होगी और आपको ये समझ में आ गया होगा कि अरे वो लड़का तो उस लड़की को
पसंद करता है और वो चाहता है कि वो लड़की बस से क्यों जाए, अरे भाई बुलेट पे जानी चाहिए, तो वो बुलेट पर भेजना चाहता है। तो बेसिकली वो उस लड़की को पसंद करता है, लाइकिंग तो है उसके मन में। तो आपको क्या मैंने ओपनली कहा कि वो लड़का उस लड़की को पसंद करता है? नहीं, लेकिन आपने अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई किया और आप ये इन्फर कर पाए कि वो लड़का भी उस लड़की को पसंद करता है। अब अगर मैं आपसे कहूं क्या वो लड़की भी उस लड़के को पसंद करती है, तो भाई ये पूरा जोक है, यही बात है, ये इस बात पे साइलेंट है कि लड़की पसंद करती है या नहीं करती। तो अब अगर आप इस पे कहेंगे कि अरे पसंद करती होगी या नहीं पसंद करती होगी, ये दोनों ही परिस्थिति में ये आपके अजम्पशन होंगे, इन्फ्रेंस नहीं। आगे जाके ये बात सही भी साबित हो सकती है, गलत भी साबित हो सकती है। तो अजम्पशन में हमारा बिलीफ सिस्टम होता है जो सही भी साबित हो सकता है, गलत भी, लेकिन इन्फ्रेंस हमेशा लॉजिकल होता है, फैक्ट बेस्ड होता है, एविडेंस बेस्ड होता है। उदाहरण के तौर पे एक और उदाहरण देता हूं कि दो मित्र जंगल में गए। जंगल में गए तो अचानक से वहां भालू आ गया। तो एक मित्र जो था उसको लगा, उसने अपने जूते उतारने शुरू कर दिए और हाथ में ले लिए। तो दूसरे ने कहा कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तो जो जिसने हाथ में जूते पकड़ रखे थे वो एकदम से बोलता है भागने की तैयारी। तो वो जो दोस्त था वो बोलता है अरे भाई, तुम जो है, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि तुम उस भालू से तेज दौड़ सकते हो? तो जिसने एक हाथ में जूते पकड़ रखे थे उसने अपना दूसरा हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखा और कहा भालू से तेज किसको दौड़ना है? तो यहां पर आप क्या क्या समझ में आया? अब मेरा मानना है आपने अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई करके ये इन्फर तो कर ही लिया होगा कि वो भालू से तेज तो नहीं ही दौड़ना चाहता था। पर वो किससे तेज दौड़ना चाहता था? अगेन यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आप ये इन्फर कर पाए हैं कि वो भालू से नहीं अपने मित्र से तेज दौड़ना चाहता था। तो हर एक फ्रेंड जरूरी होता है या दूसरा जो कुछ भी होता है वो मैं नहीं कहूंगा। हाँ, तो मुद्दे की बात यह है कि आप समझ चुके हैं कि वो भालू से नहीं अपने मित्र से तेज दौड़ना चाहता था, फिर ऐसा तो कैसा दोस्त हुआ। पर मुद्दे की बात यह है, क्या मैंने आपको ओपनली कहा? नहीं। लेकिन इसमें अजम्पशन क्या और इन्फ्रेंस क्या है? इन्फ्रेंस ये है आपने अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई किया और ये इन्फर कर लिया कि वो भालू से नहीं अपने मित्र से तेज दौड़ना चाहता था, ये इन्फ्रेंस था। और अजम्पशन क्या था इसमें? वो फ्रेंड, वो भोला भाला फ्रेंड जिसने ये अज्यूम कर लिया कि वो भालू से तेज दौड़ना चाहता था, ये था अजम्पशन। एक्चुअली इन्फ्रेंस क्या आता है इसमें? वो उससे दोस्त से तेज दौड़ना चाहता था। ठीक है, तो ये था अजम्पशन वर्सेस इन्फ्रेंस। इसके और भी एग्जांपल्स है जो मैंने टेल वर्ड्स वाली सीरीज में बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में दिए हुए हैं, जिसमें स्टॉकिंग से जुड़ा एक एग्जांपल भी दिया है एक कलाकार का, वो भी आप जाके देखिएगा। टेल वर्ड्स वाला मेरा वीडियो बहुत शानदार बना है और आप जरूर उसे देखिएगा। तो अब हम बिना देर किए इन्फ्लुएंस वाले पैसेजेस डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं सारे पैसेजेस जो हैं जो लेके आया हूँ वो नहीं कराऊंगा, मैं कुछ गिने चुने 2-3 पैसेजेस कराऊंगा। और बाकी के पैसेज जो है जब अगर मैं पीपीटी ग्रुप में कहीं पे डाल दूंगा या ग्रुप में, या मैं आपको जो प्रॉपर लिंक मिल जाएगी, तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पे आप खुद से भी जो रिमेनिंग पैसेजेस करेंगे। तो बिना देर की अब शुरू करते हैं हमारा आज का पैसेजेस। अब जो आपको ये पैसेज दिखाई दे रहा है, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाऊंगा। और आज जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, जो इंग्लिश के पैसेजेस ज्यादातर डिस्कस करेंगे। और अगर अगर लगता है कि भैया हिंदी में भी बनाने की जरूरत है तो प्रॉपर हिंदी में, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा। बट अभी के लिए मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश के पैसेज देखें और मैं साथ में हिंदी के पैसेज भी दिखा दूंगा। मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आप जो पैसेजेस हैं वीडियो को पॉज करेंगे और पैसेज पढ़ेंगे और खुद से अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद मेरा डिस्कशन देखेंगे। तो पहले मैं आपको पैसेजेस दिखा देता हूं जो आज मैं कराने वाला हूं। ये सबसे पहले तो पहला दिखा देता हूं जो करने वाला हूं। हिंदी में भी आपने देख लिया, ऑप्शंस भी, और ऑप्शंस भी हिंदी में आपने देख लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और ये जो है खुद से अटेम्प्ट आप कीजिए। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया, खुद से अटेम्प्ट किया, और आपके इन्फ्रेंस जो आएंगे अब हम उसे क्रॉस चेक करेंगे। और सबसे पहला मेरा रूल है, जो मैंने 9 यूनिवर्सल रूल्स बताए थे, जिसमें 9 के 9 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और 9वां रूल तो है रण छोड़। तो वो क्या रण छोड़ क्या है वो आप मेरे जो पहला वीडियो है जिसमें मैंने यूनिवर्सल रूल्स डिस्कस किए हैं और इंट्रोडक्शन दिया है वीडियो का, आप वहां जाके देखिए। और अभी हम पैसेज डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो बिना देर किए अब मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली रूल नंबर 1 था कि रीड एंड अंडरस्टैंड द पैसेज। पैसेज सही समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा। देखिए, पैसेज ये है कि वन ऑफ द बिगेस्ट आयरनीज अराउंड द वाटर इज दैट
अब देखिए सबसे पहली बात तो ये एक मुझे दिखाई दिया कि आयरनी मतलब कि इसका हिंदी वर्ड दिया है विडंबना। ये कैसी विडंबना है? ये बहुत ही हेवीली लोडेड वर्ड है, बहुत हेवीली लोडेड वर्ड है। कैसी विडंबना है ये? तो ये कह क्या रहा है कि बहुत ही बुरी बात हो रही है, जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। इस वर्ड से ही मैं बहुत कुछ इन्फर कर सकता हूं, और आगे आप इस एक वर्ड से आपका शायद पैसेज सॉल्व हो सकता है, बट फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज दैट? इट कम्स फ्रॉम रिवर्स एंड अदर वेटलैंड्स। ओके, कि भाई आयरनी अराउंड वाटर इज दैट, किसकी आयरनी की बात हो रही है? वाटर से जुड़ी एक आयरनी, एक विडंबना की बात हो रही है कि ज्यादातर जो है वो वाटर कहाँ से आता है? रिवर से और वेटलैंड से। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमियां, जो आप पढ़ते हैं रामसर कन्वेंशन की, जो पूरी आपको लिस्ट याद करनी रहती है ना वेटलैंड की। बट याद रखिएगा पैसेज में अभी कहीं पे भी रामसर कन्वेंशन दिया नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी कुछ बता दिया है, आप ऑप्शन देखते समय समझ चुके होंगे। तो रिवर एंड वेटलैंड्स, ओके, yet it is seen as divorced from them। अब देखो, हम पानी आता कहां से है? रिवर से है और वेटलैंड से है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि वो वहां से आता ही नहीं है, वो तो वहां से दूर ही है, उससे डिवोर्स्ड है। हमारा ये ध्यान में नहीं होता कि वो वेटलैंड से या रिवर से आ रहा है, हमें तो सिर्फ चाहिए होता है पानी, पानी और पानी। While water is used as a resource, public policy does not always grasp that it is a part of the natural ecosystem। अब बोल रहे हैं देखो वाटर को हम कैसे यूज करते हैं रिसोर्स के तौर पर, कि अब उदाहरण के तौर पे चांद पे जाओ, पानी चाहिए, पानी चाहिए, वो फलाने ठिकाने प्लेनेट पे पानी है या नहीं है, सारी खोज एक रिसोर्स के तौर पे तो चल रही है ना। हमें रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, कहीं से चंद्रमा से, मंगल से, लोहा चांदी, न जाने कौन कौन से तत्व हमको ले आने हैं। अच्छी बात है, मानवता का यदि कुछ इसमें उद्धार या भला होता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारा फोकस हमेशा एक रिसोर्स के तौर पर ऑब्जर्व करने का होता है कि वाटर क्या है? एक रिसोर्स है। अच्छा, आगे बोल रहे हैं, अगर हम रिसोर्स के तौर पर देखते हैं पब्लिक पॉलिसी। अब देखिए पब्लिक पॉलिसी मतलब क्या होता है? अब देखिए इन्फर करना है तो ऑप्शन में कहीं पे गवर्नमेंट आपको दिखा, तो आप बोलेंगे गवर्नमेंट कहां से आ गई है? अरे भाई पब्लिक पॉलिसी कौन बनाता है? प्राइवेट पॉलिसी और पब्लिक पॉलिसी का मतलब तो आप समझेंगे ना। तो पब्लिक पॉलिसी आती गवर्नमेंट पिक्चर में आ चुकी है, और गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स या वो ऑफिसर्स। पब्लिक पॉलिसी डज नॉट ऑलवेज ग्रास्प दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। पब्लिक पॉलिसी कभी भी ये ग्रास्प नहीं करती कि भाई ये नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट है। हम कभी भी सोचते थोड़ी ना है कि ये नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट है। आप सोचेंगे नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट है, ये सोचने से हो क्या जाएगा? अच्छा, एक्सप्लेन करता हूं। टाइगर कंजर्वेशन का प्रोग्राम चल रहा है, बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन के कई प्रोग्राम चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हम उनको नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट मानते हैं। टाइगर खत्म हो गया, चीता खत्म हो गया तो क्या होगा? लायन खत्म हो गया तो क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का क्या होगा? वो जो सारे लेवल्स हैं वो हिल जाएंगे। हम ये सोचते हैं, क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि क्योंकि ये हम उनको नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट मानते हैं। पानी को बचाने के बारे में हम कब सीरियस होंगे? तभी ना जब हम उसको नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट मानेंगे। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट आयरनीज अराउंड वाटर इज दैट इट कम्स फ्रॉम रिवर्स एंड अदर वेटलैंड्स, येट इट इज सीन एज डिवोर्स फ्रॉम देम। आता कहां से है? रिवर और वेटलैंड से, नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट है, फिर भी हम उसे उसका पार्ट नहीं मानते। हमारे घर में पानी आता है वॉशरूम्स में, किचन में, नहाने के लिए, इत्यादि इत्यादि। जहां जहां भी हम पानी का उपयोग करते हैं, हम हमेशा यही सोचते हैं कि भाई वो एक रिसोर्स के तौर पर ही हमारे पास में आ रहा है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए, जो भी। तो मुद्दे की बात यह है कि यही सब यहां पर चल रहा है। तो पानी को लेकर के हमारे दिमाग में हमेशा रहता है बस पानी चाहिए। चांद पे जाओ, मंगल पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, किसी रिवर से जाओ, पानी लेके आओ, उसके आगे हमें कुछ नहीं सूझता। ठीक है, एफर्ट्स एट इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम्स आर दस एट। अब देखो पब्लिक पॉलिसी क्या नेचुरल इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं मानती। अब उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। तो अब जब भी इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम, यानी वाटर सिस्टम से जुड़े जो इंजीनियरिंग एक्सेट्रा और जो एफर्ट्स होते हैं, वो हमेशा ऑगमेंटिंग वाटर सप्लाई, हमेशा हम लोग वाटर सप्लाई के ऑगमेंटेशन पे ही फोकस करते हैं कि हमें वाटर सप्लाई बढ़ाना है, हमें हर घर तक जल लेकर जाना है। ये पैसेज कब आया था? ये पैसेज तब आया था जब हर घर जल से जुड़ी योजनाएं काफी धूमधाम से प्रसारित की जा रही थी। तो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स के तौर पर आपको पता होना चाहिए
कि भाई जो करंट में जो न्यूज़ चलते हैं उससे जुड़ा भी आपको पूछा जाता है। और मेरा मानना है पैसेज तो कई बार आप पैसेज से डील करने की अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हालांकि वो जीएस पेपर 1 में वो चीज़ें काफ़ी आपके हेल्प करती है। बात हो रही है जीएस पेपर 2 अर्थात सीसेट की, कि भाई हम लोग बात करते हैं वाटर सप्लाई ऑगमेंट करने की। पानी लाओ, बस पानी लाओ, चांद पे मंगल पे जहां से भी जाके लाना है, बस तुम पानी लाओ। कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, हमको परवाह नहीं, हमारे लिए जितना जरूरी है हमको मिलना चाहिए। रेदर देन स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटीज ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि हमें कैपेसिटी जो है इकोलॉजिकल सिस्टम की उसको स्ट्रेंथन करने पे हमारा फोकस नहीं रहता। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ वाटर सप्लाई पे रहता है कि एक्सट्रैक्ट करते जाओ, जब तक निकलता है निकालते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, हमारे को मिल रहा है ना, खाली हो जाएगा उसके बाद की बाद में देख लेंगे। पब्लिक पॉलिसी हमेशा सप्लाई सिस्टम पे ही फोकस करती है। वो वाटर सिस्टम की जो स्ट्रेंथन करना है, वाटर सप्लाई की जो इकोलॉजिकल सिस्टम को, उस पर फोकस नहीं करते। क्यों नहीं करते? टाइगर कंजर्वेशन पे फोकस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसको नेचुरल इकोसिस्टम का हिस्सा मानते हैं। लेकिन इकोलॉजिकल सिस्टम का जो मतलब वाटर को स्ट्रेंथन करने पे, वाटर से जुड़े जो इकोलॉजिकल सिस्टम से उसको स्ट्रेंथन करने पे फोकस क्यों नहीं करते? क्योंकि वाटर को हम नेचुरल इकोसिस्टम का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। पैसे समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस, ये हमारा टेल वर्ड हमें दिख चुका है, दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। ठीक है, अब क्या इन्फ्लुएंस है अबव पैसेज से जो आपने पढ़ा हम कर पा रहे हैं, हम उस पर फोकस करते हैं। रिवर्स एंड वेटलैंड शुड बी प्रोटेक्टेड अंडर रामसार कन्वेंशन। भाई और बहनों, पहली बार रामसार कन्वर्शन कंजर्वेशन को कन्वेंशन को क्रॉस करके बड़ा मजा आ रहा होगा ना। कितना पूछते हैं ये लोग, हैं रामसार कन्वेंशन की ये लिस्ट, वो लिस्ट, ये वेटलैंड। देखो, आउट ऑफ कंटेक्स्ट और इमेजिनरी है। पैसेज में वेटलैंड आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि रामसर कन्वेंशन भी आ गया। मैंने आपको समझाया था यूनिवर्सल रूल्स में और एग्जांपल दे दे के समझाया था कि कुछ भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट और इमेजिनरी आए हटा दोगे। अब एक जगह पे एसडीजी आ गया था, पैसेज में कहीं पे भी एसडीजी का जिक्र नहीं हो रहा, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। आप क्यों एसडीजी को ले आए? क्यों रामसार कन्वेंशन को आप ले आए? हटाओ इसको। इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम शुड बी मॉडर्नाइज्ड एंड फर्दर ऑगमेंटेड। अरे भाई, पैसेज में जो कहा जा रहा है उसका अपोजिट एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सल रूल में मैंने ये समझाया है कि अगर अपोजिट और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आए उसको भी हटा दो। पैसेज तो बोल रहा है, इसका उल्टा बोल रहा है कि कैसी विडंबना है कि जहां देखो बस इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम को ऑगमेंट ऑगमेंट और ऑगमेंट करने पे फोकस कर रहे हैं। री करने के लिए तो फोकस कर ही नहीं रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटीज पे तो फोकस कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम वाटर को नेचुरल इकोसिस्टम का हिस्सा ही नहीं मानते। उल्टा दिया है, गया। अब देखिए, सी पे आऊं उससे पहले डी देख लेते हैं। आप समझ तो आप गए होंगे। वाटर सप्लाई शुड नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट सो एज टू प्रिवेंट इट्स मिस यूज और ओवर यूज। हे भगवान, क्या देके रखा है ये? भाई पूरा उल्टा देके रखा है। अरे भाई, पैसेज में हम ये बात नहीं करें कि फ्री में देना है या कहते हैं ना कि भाई फ्री में नहीं देना है। बात हो रही है कि नेचुरल इकोसिस्टम जो है उसमें हमको वाटर को उसका हिस्सा मान के देखना रहेगा, तभी हम उसके कैपेसिटी स्ट्रेंथन करने पे फोकस करेंगे। और कैसी विडंबना है ये कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3, वेटलैंड्स नीड टू बी रीइंफोर्स्ड एज मोर देन जस्ट ओपन सोर्सेस ऑफ वाटर। डेफिनेटली बोला ना मैंने कि हम सिर्फ बोलते हैं ना कि ऐसे देखने के वहां से सप्लाई ले आओ, ओपन सोर्सेस ऑफ वाटर है। ओपन सोर्सेस का मतलब समझते हैं, सीधा वहां से एक्सट्रैक्ट कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब अवेलेबल है, जितना चाहे उतना वाटर तुम ले जाओ। ओपन सोर्सेस ऑफ वाटर। तो वेटलैंड्स नीड टू बी रीइंफोर्स्ड मोर देन जस्ट ओपन सोर्सेस ऑफ वाटर। वही तो कह रहे हैं, कैसी विडंबना है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा हो रहा है। तो वही बात कही जा रही है कि हमें वाटर को या वेटलैंड्स को या रिवर्स को हमें रीइंफोर्स करना है। ओपन सोर्सेस ऑफ वाटर देख के नहीं चलना है, सिर्फ मान के नहीं चलना है। पैसेज अगर आपको सही से समझ में आ चुका है तो आपको पता है कि ऑप्शन सी ही आपका आंसर है। आपने इन्फर कैसे किया? मैंने कहा था कि पैसेज में कुछ भी ऐसा कीवर्ड होगा, ऐसे इन्फर किया आपने। गेट सीन एज डिवर्स फ्रॉम देम, ऐसे इन्फर किया आपने। ठीक है, रेदर देन स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, ऐसे इन्फर किया आपने।
सिंपल है, पैसेज में साफ दे के रखा हुआ है, इस और इशारा है। नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता वाटर को, ऐसे इन्फर किया। ये था आपका इन्फ्रेंस। ठीक है, लोग क्या करते हैं, सीधा पैसेज पढ़ के आंसर करना शुरू कर देते हैं। तो जो सबसे अच्छा लगता है पढ़ के उनको, अरे यार ये हमें जो है ना, ये ऑप्शन डी ज्यादा अच्छा लग रहा है, फ्री में दो ही मत, समस्या ही समाधान हो जाएगी, तो आपको ये सही लगने लगेगा। इन्फ्रेंस है ये। ठीक है, ऐसे तैयारी करनी है हमें। नेक्स्ट पैसेज पे आ जाते हैं हम हमारे। देखिए नेक्स्ट पैसेज में आपको पहले दिखा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आपने ऑप्शन देख लिए हैं, आपने पैसेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लिया है, आप पॉज करके इसको अच्छे से देख सकते हैं। और ठीक है, अब मैं ये मानकर ये अज्यूम कर रहा हूं, आई होप आपने मेरे अजम्पशन सही ही साबित होगा, गलत साबित नहीं होगा, कि आप इसे पॉज करके पढ़ चुके हैं। अब मैं इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करता हूँ। रूल नंबर 1, यूनिवर्सल रूल का, रीड एंड अंडरस्टैंड द पैसेज। ओके, द पल्स वेराइटी पूसा अरहर, पल्स वेराइटी अर्थात दलहन की, दालों की, हिंदी में दे के रखा है। पूसा अरहर 16 हैज द पोटेंशियल टू बी ग्रोन इन द पेडी ग्रोविंग रीजन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश एंड इवेंचुअली इन ऑल ऑफ द इंडिया। नहीं देखो, बात कर रहे हैं कि जो पल्स वेराइटी है पूसा अरहर 16, हम उसको ग्रो कर सकते हैं कहाँ पे। अब साफ साफ बोल दिया है, पेडी ग्रोविंग रीजन्स ऑफ पंजाब। पेडी धान सुना होगा आपने। पेडी ग्रोविंग रीजन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड इवेंचुअली, यानी कि इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, एक इवेंट दूसरा इवेंट तीसरा इवेंट, ऐसे करते करते अंततः, एक अंत दूसरा अंत तीसरा अंत, ऐसे यानी कि अंततः इवेंचुअली आपने ऑल ऑफ द इंडिया में हमको इसको इंप्लीमेंट करना है। यानी शुरुआत एक स्टेट से की, दूसरे स्टेट, तीसरे स्टेट, चौथे स्टेट, ऐसे करके चलते जाना है। इट्स यील्ड अबाउट 2000 kg पर हेक्टर। अरे वाह, बोल रहे पर हेक्टर 2000 kg का यील्ड आता है, सिग्निफिकेंटली greater than those of existing varieties, and because its size will be uniform, it will be amenable to mechanical harvesting and attractive feature for farmers in northern India who currently use this technology for paddy। आसान भाषा में समझा देता हूँ, बात हो रही है कि भी ग्रीड यील्ड हायर होगी, उपज ज्यादा होगी उसकी जो दूसरी वेराइटीज के कंपैरिजन में। ठीक है, तारीफ कर रहे हैं कि साइज विल बी यूनिफॉर्म, साइज यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म मतलब एक की ज्यादा बड़ी, दूसरे की ज्यादा कम। स्कूल में आप यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, सबकी एक जैसी होती थी, यूनिफॉर्म यानी सेम फॉर्म में। तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है, यानी साइज यूनिफॉर्म होगी, यानी सेम साइज होगी लगभग। ठीक है, किसी की ज्यादा बड़ी, किसी की कम, एक्सेट्रा, ऐसा कोई झमेला नहीं है। इट विल बी अमेनेबल टू मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। अब मैकेनिकल हार्वेस्टिंग का मतलब समझो, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग यानी कि जो मशीनों का उपयोग करके जो फसल की कटाई इत्यादि होती है उसमें अमीनेबल, यानी कि अमीनेबल का मतलब ये होता है कि उसमें आसानी से ही ये चीज हो जाएगी। एन अट्रैक्टिव फीचर फॉर फार्मर्स इन नदर इंडिया हु करेंटली यूज दिस टेक्नोलॉजी फॉर पैडी। ये एक अट्रैक्टिव फीचर है किसके लिए, नदर इंडिया के फार्मर्स के लिए, जो पैडी के लिए टेक्नोलॉजी करंटली यूज कर रहे हैं। अब आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरहर स्ट्रॉ। अरहर का जो स्ट्रॉ होता है, अनलाइक पैडी स्ट्रॉ, इज ग्रीन। अब ग्रीन का मतलब हरे रंग का नहीं, यानी कि इन्वायरमेंटली अच्छा है। ठीक है, एंड कैन बी, बोल रहे हैं कि जो अरहर स्ट्रॉ है वो पैडी स्ट्रॉ की तुलना में ज्यादा अच्छा है इन्वायरमेंटली। ठीक है, एंड कैन बी प्लाउड बैक इनटू द सॉइल, यानी सॉइल में फिर से उसको प्लाउ बैक, यानी फिर से उसको बोया जा सकता है। किसको, अरहर स्ट्रॉ को। अभी तक हम देख रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई, कि जो दलहन जो है उसमें जो पल्स पूसा अरहर 16 की जो दलहन की एक वैरायटी है उसके फायदे गिना रहे हैं, और पैडी ग्रोइंग रीजन में करना है, और पैडी की तुलना में इसके फायदे गिनाए जा रहे हैं। ठीक है, इन पैडी स्ट्रॉ द प्रॉब्लम इज हाई सिलिका कंटेंट। अब देखो पैडी स्ट्रॉ को ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, हाई सिलिका कंटेंट। ओके, विच डज नॉट अलाउ फॉर इजी डिकम्पोजिशन, यानी कि जो डिकम्पोज करना है आसानी से
वो अलाउ नहीं करता है, यानी कि डिकम्पोजिशन आसान डिकम्पोजिशन आसान नहीं, डिकम्पोज आसानी से नहीं होता, मैं बोलना चाह रहा था। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ चुका है। ठीक है, तो पैडी को तो ओपनली क्रिटिसाइज कर दिया गया है। अब बोल रहे हैं in case of arhar, farmer even after combine harvesting just needs to run a rotavator to cut the leftover straw into pieces which can be plowed back and will decompose very fast. Okay. बोल रहे हैं कि भाई जो अरहर स्ट्रॉ का तो बहुत अच्छा है। देखो कि एक बार हार्वेस्टिंग तुमने कर ली, उसके बाद एक रोटावेटर करके जो मशीन आती है, रोटोवेटर करके मशीन आती है, वो लेफ्ट ओवर स्ट्रॉ जो है उस पर चला दो तो वो प्लाउबैक हो जाएगा और उसके बाद में डिकम्पोज भी वेरी फास्ट हो जाएगा, डिकम्पोजिशन भी आसान है, बोल दिया गया है। ओके, ऑल दिस इज डिफिकल्ट विथ लेफ्ट ओवर पेडी स्टॉक्स। अगेन वो पेडी स्टॉक की बुराई करने पे आ गया कि पेडी स्टॉक्स जो होते हैं उसके लिए ये इतना आसान नहीं है, कैन नॉट बी इजीली salvaged or plowed back. Farmers there choose the easiest option of simply burning it. बोल रहे हैं कि भाई पॉसिबल ही नहीं होता इसको प्लाउ बैक करना, ना आसानी से काटा जाता है, तो फार्मर क्या करते हैं, जला दो जला दो जला दो ये दुनिया, अर्थात बर्न कर देते हैं। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये है कि वो, ये आपको पैसेज अभी तक में समझ में आ गया कि अरहर वर्सेस पैडी पे चला। अब उतावलपन में कुछ गलतियां मत कर देना, जब आपको इतनी तारीफ अरहर की सुनने को मिल गई है और पैडी को लेकर कुछ क्रिटिसिज्म या काफी क्रिटिसिज्म सुनने को मिला है। मैं ये बोल क्यों रहा हूं, हम देख लेते हैं। Which of the following are the most rational inferences that can be made from the passage? Farmers' income will be higher with pulse cultivation rather than paddy cultivation. फार्मर की इनकम जो है हाइयर होगी पल्स कल्टीवेशन में पैडी कल्टीवेशन की तुलना में। अब आप में से कई लोगों के मन में, मैंने कहा था कि पैडी की तारीफ नहीं सुनने को मिली इतनी और पल्स की सुनने को मिली, तो आपके मन में पहले ही आ चुका होगा ना कि भाई जो पल्स है 1000 kg पर हेक्टर दे रहा है और मान लो पैडी दे रहा हो 100 kg पर हेक्टर। ठीक है, अब आप तो तुरंत एकदम खुश हो जाएंगे ना कि भाई यील्ड हाइयर है तो इनकम तो ज़्यादा ही होगी ना। एक मैंने समझाने के लिए उदाहरण दिया, मुझे नहीं पता कि 100 kg है या नहीं है। हम इसका, हमारे पास कोई डेटा नहीं है तो हम क्या इन्फर करेंगे, कोई फैक्ट नहीं है, हम क्या इन्फर करेंगे। पैसेज में ऐसा बोला भी नहीं गया, ऐसा कहा गया यील्ड ज़्यादा होगी, रेट क्या होगा किसका क्या पता। चलिए, अगर इसका रेट मैं कर दूं 100 और इसका रेट कर दूं 1500 पर केजी, अब आप मुझे बताइए ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन हो गया, पैडी। हो सकता है ये 1000 हो सकता है ये सिर्फ 100 हो, कुछ भी हमें नहीं पता, हम कुछ भी इन्फर नहीं कर सकते। ठीक है, वो सुनते ना हम लोग, हमें नहीं पता, हमें कोई साइड, दोनों साइड नहीं पता, हम क्या इन्फर करेंगे। हाँ, कुछ लोग बायस्ड हो जाते हैं कुछ मोमेंट पे, वो अलग बात है, लेकिन जब तक आपको ये पल्स और पैडी वाला एंगल नहीं पता तो आप दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो ये जैसे ही पहला पॉइंट एक स्ट्रेट उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, ये इन्फ्रेंस डाल दिया, हम इसको एक झटके में हटाएंगे तो वन जहां जहां पे भी है वहां से हट गया। जैसे ही वन हटा हमें पता चल गया 2 और 3 हर सूरत में सही है, बस हमें 5 की ओर देख लेना है, हमें 2 और 3 पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। Mechanized agriculture is the main cause for stubble burning. Mechanized agriculture जो है वो stubble burning का मेन कॉज है क्या, सही में? अगर ऐसा होता तो अरहर को केस में हम मेकेनाइज्ड एग्रीकल्चर को क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि देखो ना वो अरहर के लिए तो अमीनेबल, अरहर स्ट्रॉ अमीनेबल फॉर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग बोल रहे हैं। तो मेकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इज नॉट द मेन कॉज फॉर स्ट्रबल बर्निंग, it is the paddy straw who is solely or majorly responsible for the stubble burning because it is not easy to decompose. ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई सिलिका कंटेंट। तो जैसे ही ये पांचवा पॉइंट गलत हो गया भाई, आपको चौथा भी जानने की जरूरत नहीं है, बचा अकेला एक ऑप्शन 2 and
3 ओनली। ठीक है, अब हम 2 एंड 3 सही है तो क्यों सही है ये जानने की कोशिश करेंगे, और 4 गलत है तो क्यों गलत है ये जानने की कोशिश करेंगे। हमें तो जानना जरूरी है, एग्जामिनेशन कंडीशन में आप सीधे सीधे टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर चौथे पॉइंट को देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ नदर्न इंडियन एग्रीकल्चर पैडी स्ट्रॉ हैज नो यूजफुलनेस। देखिए, पैडी स्ट्रॉ को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कहा जा रहा है कि कोई भी यूजफुलनेस ही नहीं है। पैसेज में ऐसा कहीं पे भी कहीं कहा नहीं गया है, इस पे साइलेंट है। मैंने आपको बताया था कि जो पड़ोसन की लड़की को देख बस से जाती है तो बच्चा बोलता है ये तो देखा नहीं जाता, तो आप ये इन्फर कर पाए कि लड़का लड़की को पसंद करता है, लेकिन लड़की लड़के को पसंद करती या नहीं कर सकती, या तो चुप्पी है ना, मौन धारण करके बैठे हुए हैं। तो इन्फ्रेंस जो है वो लॉजिकल होता है, हवा हवाई बातें या कुछ भी अज्यूम करना नहीं होता है। ठीक है, तो ये गया। अब बचा 2 एंड 3 ओनली। अब तो उसको टिक तो करना है, लेकिन हमें खुद को कन्विंस भी करना रहेगा। एक चीज याद रखिएगा, एलिमिनेट करके अगर आपको आपका आंसर मिल गया है तो एलिमिनेशन होने के बाद जो कुछ बचा है ना, अगर आप खुद को कन्विंस भी नहीं कर पा रहे, खुद को कन्विंस कर लो कि भाई हाँ यही आंसर है, बस मुझे नहीं भी लग रहा तो भी यही आंसर है, क्योंकि एलिमिनेट हो के यही बचा है। कन्विंस कर लो खुद को। ऑप्शन 2 एंड 3 देखते हैं। पर्ल्स कल्टीवेशन कॉसेस लेस पॉल्यूशन एज कंपेयर टू पैडी कल्टीवेशन। डेफिनेटली रोटा वाटर फिराएंगे तो साफ डिकम्पोज में भी आसान है, ना उसको जलाने की नौबत आएगी। और जो पैडी कल्टीवेशन है उसमें तो जलाने की सबसे बड़ी समस्या है, जो स्टबल बर्निंग से जुड़ी समस्या निकल कर आती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 3, पर्ल स्ट्रॉ कैन बी यूज टू इंप्रूव सॉइल क्वालिटी। अब देखिए, अगर इजी डिकम्पोजिशन से सॉइल क्वालिटी इंप्रूव होती है तो इसका मतलब ये सही है। लेकिन क्या डिकम्पोज फास्ट होने से सॉइल क्वालिटी इंप्रूव होगी ही या मेंटेन रहेगी, वो हम दावे के साथ मुझे तो लगता है नहीं कह सकते। बट शायद मेरे को इतना तो मैं इन्फर कर पा रहा हूं कि चलो ये 2 और 3 सही है, एलिमिनेट करके तो कर ही पा रहा हूं। अब आगे हम आते हैं, हमें हमारा सही ऑप्शन मिल गया था 2 एंड 3। ठीक है ना, आगे आते हैं। आज का हमारा लास्ट पैसेज है ये। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार के लिए पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए, यदि आपको जरूरत महसूस हो रही है तो ही। और जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के ऑप्शंस, हिंदी के ऑप्शंस आप वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। चल, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया है, खुद से अटेम्प्ट किया है। खुद से अटेम्प्ट करने का फायदा रहता है कि आप मुझे भी काउंटर करने की स्थिति में आ पाएंगे कि आपको अगर कोई मेरी बात सही लग रही है तो क्यों सही लग रही है, गलत लग रही है तो क्यों गलत लग रही है, आप बता सकते हैं। यूपीएससी के साथ मेरे भी कई बार इश्यू होता है, 3 से 4 5 क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे रहते हैं कि जिसमें मैं बोलता हूँ यूपीएससी गलत है, मैं सही हूँ, लेकिन यूपीएससी मुझे गलत बोल देता है। तो कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर कीज में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं। 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर डेफिनेटली कॉमन आंसर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मैंने तो कई बार गड़बड़ियां देखी है, बट मेरे केस में अच्छा रहा है कि मेरी एक्यूरेसी पैसेज में तो हमेशा अच्छी ही रही है। तो मैं जो अंदाजे लगाता हूँ जनरली मैंने उसको सही होते हुए देखा है, और वही सारी अप्रोच मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, तो मैं पैसेज पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। रिसर्चर्स सिम्युलेटेड स्ट्रीट लाइटिंग ऑन आर्टिफिशियल ग्रासलैंड प्लॉट्स कंटेनिंग स्पी एफिड्स सैप सकिंग इंसेक्ट्स एट नाइट। अब देखिए, रिसर्चर्स है, सीधी सी बात है, रिसर्च करेंगे। सिम्युलेटेड स्ट्रीट लाइटिंग, अब देखिए सिम्युलेटेड का मतलब कई बार विद्यार्थियों को क्लास में पता नहीं होता। मैं एग्जांपल देता हूँ क्लास में, तो लाइव क्लासेस में देखा है स्टूडेंट को कई बार पता नहीं होता। अब जो सिम्युलेटर है, मैं पूछता हूँ वो क्या है, तो कई लोग नहीं बोल पाते, कुछ लोग गेमिंग से जुड़ा कुछ बोलने की करते हैं। फिर मैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ बहुत आसानी से, कि मैं उनको एक पायलट वाला एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई सीधी सी बात है कि जो पायलट है उसको आपको भाई प्लेन उड़ाने के लिए देना है, तो आप सीधे सीधे उसको प्लेन तो नहीं में नहीं बैठा देंगे ना। आप उसको सबसे पहले एक सिम्युलेटर में, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में बेसिकली उसको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आप जैसे वीडियो गेम खेलते हैं उसी तरह से, एग्जैक्टली नहीं बट उसी तरह से आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जैसे एक्चुअल आप प्लेन उड़ा रहे हैं, उसकी वहां पर ग्राउंड पे ट्रेनिंग दी जाती है एक कमरे में। आपने ऐसी साइंटिफिक फिक्शन मूवीज भी देखी होंगी जिसमें रिमोटली वो लोग बैठे हुए हैं और दूर से वो एक कोई
प्लेन ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल प्लेन उड़ाने से पहले एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, सिम्युलेटर में, एक तरह से मैं कह सकता हूँ, उसके लिए जो भी टर्म यूज वो करते होंगे मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, वो लोग ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद जो है उसको एक्चुअल प्लेन में भेजा जाता है। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर जैसा सीन कि आपको सीधा सौंप दिया कि भाई चलो निकलो। भाई प्लेन है, कितने लोगों की जिंदगी दांव पे लगती है। मुद्दे की बात यह है उसमें जो आपको 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर में भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और उसके बाद ही आपको सौंपना चाहिए। बात हो रही है कि सिम्युलेटेड मतलब एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। अब एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं समझाता हूँ कि भाई एक समझ लीजिए कि एक पॉट जैसा मैंने एक बना दिया है, कि एक बर्तन जैसा आप समझ लीजिए, एक बड़ा। उसमें रिसर्चर ने क्या किया है कि आर्टिफिशियल ये ग्रासलैंड है। ठीक है, ग्रासलैंड का मतलब हम समझते हैं कि घास के मैदान, सवाना की ग्रासलैंड की बात नहीं हो रही, या हो रही है, बट यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रासलैंड, कई सारे ग्रासलैंड प्रेरीज अलग अलग नामों से जो जाने जाते हैं। तो ग्रासलैंड्स जो है एक आर्टिफिशियल ग्रासलैंड बनाया उसको, समझ लीजिए। और उसमें मैं एक मैं आपको सिर्फ एक समझा रहा हूँ उदाहरण के माध्यम से कि भाई मैंने एक किसी बर्तन में या किसी जगह पर समझ लीजिए आर्टिफिशियल ग्रासलैंड रख दिया है आपको समझाने के लिए। और उसमें क्या हुआ कि जो स्ट्रीट लाइट जो होती है उसको सिम्युलेट किया। अच्छा, तो मान लीजिए कि ये एक तरह से स्ट्रीट लाइट है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स क्या करेगी, रात को आपने देखी होती है स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है, लाइट थ्रो करेगी ना। और उसमें पी एफिड्स रखे, पी एफिड्स का हिंदी में मतलब देके रखा है मटर के कीड़े। ठीक है, ओके। तो मटर के कीड़े रखे जो सेप सकिंग, रस चूसने वाले कीड़े, सेप सकिंग इंसेक्ट्स एट नाइट, यानी साहब बोल रहा है रात में, सीधी सी बात है, वो लाइट का इंपैक्ट देख रहे हैं। ठीक है, दिस वर एक्सपोज टू 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट। यहाँ पे मैंने 2 लाइट्स बनाई हैं सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा, एक जो है व्हाइट लाइट है, इसको मैं डब्ल्यू लिख देता हूं। ठीक है, एक है व्हाइट लाइट, डब्ल्यू लिख दिया मैंने, एक छोटा सा, आप समझ जाइए, बस विजुलाइज कर लीजिए इसको। और एक जगह जो है वो है, देखिए, व्हाइट लाइट सिमिलर टू न्यूअर कमर्शियल एलईडी लाइट्स एंड एन एम्बर लाइट सिमिलर टू सोडियम स्ट्रीट लैंप्स। तो यहाँ पर एम्बर लाइट है जो कि सोडियम स्ट्रीट लैंप से मिलता जुलता है। चलिए, हमें इतना समझ में आ रहा है, एक ग्रासलैंड है उसको हमने, ग्रास आर्टिफिशियल ग्रासलैंड प्लॉट है उसको समझ लीजिए हमने किसी जगह पर रखा। उसके ऊपर हमने जो सेप सकिंग इंसेक्ट्स है वो भी रखे हैं, यानी मटर का रस चूसने वाले कीड़े, मटर के कीड़े आप समझ लीजिए। और उस पर हमने 2 लाइट्स, एक है मैंने बताया आपको ये जो व्हाइट लाइट, और दूसरी जो है वो एम्बर लाइट हमने रखी। अब उसका नाइट के टाइम पे हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। आप सोचेंगे आपको एग्जाम में पूरा ऐसा बनाना नहीं है, मैं सिर्फ पैसेज समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको माइंड में विजुलाइज करना है। अब बोल रहे हैं कि द लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट। अब ध्यान से देखिएगा, ये शब्द याद रखिएगा, मैं आपको याद रखिएगा, ये ऑप्शन में हेल्प करेगा। लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट, लो इंटेंसिटी की बात हो रही है, was shown to inhibit rather than induce flowering in the wild plant of pea family which is source of food for pea aphids in the grassland। ये जो एम्बर लाइट है, आपको ये ए लिखा हुआ दिख रहा है, ये एम्बर लाइट है जो सोडियम स्ट्रीट लैंप के सिमिलर है। वो जो है उसने क्या किया कि नेगेटिव इंपैक्ट, लो इंटेंसिटी की जो एम्बर लाइट थी उसने नेगेटिव इंपैक्ट दिखाना शुरू किया मटर के रस चूसने वाले कीड़ों पर, या रुकिए कीड़ों पर नहीं, उसकी वाइल्ड प्लांट, हाँ प्लांट पे, एक मटर के जो प्लांट है उस पे इंपैक्ट डालना शुरू किया। अब उस वो प्लांट नहीं रहेगा तो प्लांट पे पलने वाले कीड़ों की पॉपुलेशन पे भी इंपैक्ट आएगा। तो प्लांट पे पलने वाले जो कीड़े हैं उसकी पॉपुलेशन पर भी इंपैक्ट आया। समझ गए आप? तो बात हो रही है कि भाई द नंबर ऑफ एफिड्स ऑल्सो सिग्निफिकेंटली सप्रेस्ड, यानी कि वो सप्रेस हुए, यानी दबा दिए गए, अर्थात कि कम हुए, उनकी संख्या कम हो गई अंडर द लाइट ट्रीटमेंट ड्यू टू लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल, क्योंकि फूड इतना अवेलेबल नहीं रहा लाइट ट्रीटमेंट के बाद, तो वो बचे ही नहीं। आई एम सॉरी, दे आर नो मोर। तो बात हो रही है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट क्रिटिकल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज या गिवन पैसेज। ओके, low intensity light has more adverse effect on the plants as compared to high intensity light। चलिए,
वाइट। ठीक है, देखिए एपी इफेक्ट्स मैं बना रहा हूँ, थोड़े से अंदाजे से समझ जाइए। देखिए, बात हो रही है कि भाई जो हमने व्हाइट लाइट डाली, एम्बर लाइट डाली, बात हो रही है कि भाई लो इंटेंसिटी लाइट हैज मोर एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द प्लांट एज कंपेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट। अब बात हो रही है सबसे पहली बात तो एम्बर लाइट पे बोला, व्हाइट लाइट पे तो पैसेज साइलेंट हो चुका है। पैसेज में सिर्फ और सिर्फ एम्बर लाइट पे बात हुई कि भाई जो ग्रास लैंड लिया उसमें मटर के कीड़े थे, हमने दो तरह की लाइट डाली, एम्बर लाइट का क्या इंपैक्ट आया ये बोला, वो भी लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट का, और व्हाइट लाइट पे पैसेज साइलेंट हो गया। बात किसकी हुई? लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट की। हाई इंटेंसिटी लाइट पे तो पैसेज साइलेंट है। वो लड़का उस लड़की को पसंद करता है, जो मैंने इन्फ्रेंस वाला एग्जांपल दिया था, हम ये कह सकते हैं लड़की लड़के को पसंद करती है या नहीं करती, उस पर पैसेज साइलेंट है। तो हम कुछ भी इन्फर नहीं कर सकते हैं। इन्फ्रेंस एविडेंस बेस्ड होता है, लॉजिकल होता है, उस और कोई इशारा होता है, और हाई इंटेंसिटी लाइट से जुड़ा कोई भी बात पैसेज में दे के नहीं रखी, तो हम कैसे बोल सकते हैं? ये तो सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन हो सकता है, और अजम्पशन में भी गलत भी साबित हो सकता है। बात हो रही है लो इंटेंसिटी लाइट हैज मोर एडवर्स इफेक्ट या हाई एडवर्स इफेक्ट, उस पर पैसेज साइलेंट है, ये गया हो ही नहीं सकता। व्हाइट लाइट इज बेटर फॉर फ्लावरिंग प्लांट एज कंपेयर टू द लाइट ऑफ अदर कलर्स। सबसे पहली बात तो अदर कलर्स, अदर कलर्स ऐसे तो एक कलर की, दो कलर की पे ही अभी बोल रहा है, अदर कलर्स का तो जिक्र ही नहीं आया है। पर आते हैं हम लोग, आते हैं, चलिए मान लीजिए अदर कलर बोला होता तब भी ये गलत होता। क्यों? क्योंकि पैसेज में एम्बर लाइट पे बोला गया, उसमें भी लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट पे बोला गया, हाई इंटेंसिटी लाइट पे तो कुछ बोला ही नहीं गया, वो भी एम्बर लाइट पे। और भाई व्हाइट लाइट की लो इंटेंसिटी हो या हाई इंटेंसिटी हो, व्हाइट लाइट पे तो पैसेज मौन धारण करके बैठ गया, कुछ बोला ही नहीं। जब कुछ बोला ही नहीं तो हम इन्फर क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। सी गया। प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स। अब देखिए, क्लास में कई बार क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते भी कई बार टीचर भी गलतियां करते हैं। एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक क्लास में बैठी एक स्टूडेंट ने बोला कि सर प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जो मटर के कीड़े जो हैं वो मेरे दिमाग में एक्चुअली वर्ड चल रहा था बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया आर नॉट एनिमल। ठीक है, और मैं बोल गया क्लास में कि दैट इंसेक्ट्स आर नॉट एनिमल। तो उस दिन से इंसेक्ट्स ने मुझे मेरा बॉयकॉट कर दिया, उन्होंने मुझे काटना छोड़ दिया कि भाई उन्होंने बोला कि इसने तो हमें एनिमल ही नहीं समझा। तो एक्चुअली इंसेक्ट्स एनिमल होते हैं, मैं गलती से बोल गया था, बट मेरे दिमाग में बैक्टीरिया चल रहा था। मैं बोलना चाहता था बैक्टीरियाज आर नॉट एनिमल, बट मैं बोल गया इंसेक्ट्स आर नॉट एनिमल। तो कई बार हम भी पढ़ाते समय कुछ जैसे कुछ गलती होती है तो करेक्शन भी कर देते हैं, बट वो गलती ऐसी थी कि मेरे दिमाग में चल रहा था बैक्टीरिया और मैं बोल गया इंसेक्ट। तो करेक्ट कर दिया था बाद में मैंने क्लास में स्टूडेंट्स को, मैंने जब नेक्स्ट क्लास में दूसरी क्लासेस में पढ़ाया तो वहाँ बता दिया था कि इंसेक्ट्स आर एनिमल्स बट बैक्टीरिया एनिमल नहीं होता है। ठीक है, तो बात हो रही है प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स। अब देखिए प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अब देखो ये एक तरह से तो मुझे थोड़ा सा सही लगता है, एग्जामिनेशन कंडीशन में आप इसको सही भी कर सकते हैं, क्योंकि लो इंटेंसिटी लाइट की ही बात हुई। अब लो इंटेंसिटी लाइट ने भी तो गड़बड़ी की ही ना, बट वो एक छोटे पार्ट पे ही रिसर्च हुआ है, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट के तौर पर देना अजीब हो सकता है, बट यूपीएससी ने आंसर दिया है ऑप्शन बी। एग्जामिनेशन कंडीशन में आप बी डी को भी सही टिक कर सकते हैं। देखिए एक का दो क्वेश्चन तो गलत हो ही सकते हैं। मेरे जो ईयर 2022 में मेरे 22 करेक्ट थे, सॉरी 24 में, ईयर 2024 में, हाँ 24 में, देखिए अभी भी 22 बोल रहा था, 24 में मेरे 22 सही थे, 3 इनकरेक्ट थे और 2 मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए थे, तो 3 तो मेरे भी इनकरेक्ट हुए। और मैंने आंसर की मैं वेरिएशन करके देखा, कोई एक दो ही आगे पीछे हो रहा है, बट ओवरऑल मैंने देखा 22 तो मेरे, और मैं भी खुद भी जो मैं अनुमान लगाता हूँ मैंने हमेशा सही साबित होते हुए देखा है। तो एग्जामिनेशन हॉल में ना आप डी भी टिक कर सकते हैं, बट बी यहाँ पर गलत हो रहा है। यूपीएससी बोलता है बी, यूपीएससी बोल रहा है कि भाई लाइट पॉल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इंपैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम। सबसे बड़ी बात तो परमानेंट वर्ड मुझे थोड़ा सा एक्सट्रीम लगता है,
बट फिर भी ये सही इसलिए है, उदाहरण के तौर पर कोई पर्सन है, उसका कोई हाथ कट गया या पैर कट गया, बाकी रिमेनिंग पार्ट भरे बचा हो, लेकिन एक तरह का तो ये परमानेंट डैमेज ही हुआ ना उसके लिए। तो ये है कि भी लाइट पोल्यूशन जो है उससे परमानेंट एडवर्स ऑन एन इकोसिस्टम हो सकता है, क्योंकि बोले जैसे मटर के कीड़े हैं वो कम होने लग गए थे एम्बर लाइट के चलते, ये एम्बर लाइट का जो चलते। तो बात हो रही है कि उसके कारण परमानेंट डैमेज आ सकता है अगर एक पार्ट पूरी तरह से खत्म हो गया तो। हो सकता है, हम सुनते हैं ना कि कई सारी स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो गई, ये भी तो हम सुनते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, और ये इन्फ्रेंस निकल कर आता है पैसेज से। तो मेरा मानना है कि इन्फ्रेंस से रिलेटेड जो भी पैसेज मुझे बहुत अच्छे लगे वो मैं लेकर आया हूँ, और आगे आने वाली क्लासेस में और भी जो टेलवर्ड्स है उससे जुड़े कि पैसेजेस भी लेकर आऊंगा। बट इतना ध्यान रखिएगा, ये सीरीज आप कंप्लीट करेंगे और आगे मुझे लगा तो प्रीवियस ईयर के जो पूरे के पूरे पेपर्स होते हैं वो भी मैं कोशिश करूंगा कि उसका एक एक सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊं आपको अभी तक के सारे पैसेजेस। बट अगर आप इस सीरीज को सपोर्ट करेंगे तो ये होगा, क्योंकि अगर आप इस सीरीज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कई बार टीचर का भी मोटिवेशन इस सेंस में रहता है कि भाई स्टूडेंट भी तो थोड़ा अपनी ओर से उत्साह दिखाए, नहीं तो स्टूडेंट अगर ऑलरेडी सीख चुके हैं या कोई और सोर्स रिफर कर रहे हैं, जो भी उनकी मर्जी है, तो अच्छी बात है भाई। तो बेहतर होगा कि आप इस चैनल को जितना ग्रो करने में हमारी हेल्प करेंगे उतना ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, जितना कमेंट कर सकते हैं कीजिए, और मेरे चैनल को, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आगे और बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आने वाला है। धन्यवाद।